जब आपने सिलेबस पढ़ा तो आपको पता चला कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप यूपीएससी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल स्क्विरल नहीं बनना है। गिलहरी आपने देखी होगी, गिलहरी कोई भी फल खाती है तो पूरा नहीं खाती, कुतर के छोड़ देती है। आप अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को थरली फॉलो करते हैं, गंभीरता से उसको फॉलो करते हैं, तो आपको ना एक फिक्स पैटर्न दिखेगा। पीटी जो है वो रिकॉग्निशन टेस्ट होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ, आपका मोटिवेशन नीचे आया, आप रेस से बाहर, लेकिन ध्यान रहे रिवीजन साथ में करते रहना है, इससे बचना है। देखिए जीवन बहुत कीमती है, सिविल सर्विसेज उस जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो प्रेशर इतना नहीं लेना है कि माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर निकल जाना है ना। तो हम तैयारी कैसे चालू करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। आप लोग सबसे पहले तो सिलेबस या तो डाउनलोड करेंगे। सिलेबस में पीटी में कुछ भी नहीं, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि जहां सिलेबस में कुछ नहीं होता है, समझ लीजिए कि वहां सिलेबस में सब कुछ है। लेकिन मेन एग्जामिनेशन का, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम सिलेबस डाउनलोड करते हैं और पीटी और मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको 3 to 4 टाइम्स हम पढ़ते हैं। 3 to 4 टाइम्स हम पढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि पीटी के सिलेबस में क्या है और मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में क्या है। इससे एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षाएं रखती है। तो सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास सिलेबस भी नहीं होगा और आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, क्योंकि आप बताएंगे नहीं, आप हाथ ही नहीं उठाएंगे। तैयारी आपकी चल रही होगी पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, लेकिन आपके पास सिलेबस नहीं होगा। तो सिलेबस आपको 3 से 4 बार देखना है कि सिलेबस में मेंशन क्या है। काम इससे नहीं चलना है, लेकिन तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डाउनलोड करेंगे। नहीं, डाउनलोड नहीं करेंगे, खरीदेंगे। बुक में रहना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं। तो जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, ये खरीद लीजिएगा। किसी भी पब्लिकेशन का चलेगा, चाहे वो विशाल पब्लिकेशन का हो, चाहे वो शिल्पी का हो, चाहे वो दिशा पब्लिकेशन का हो, चाहे वो अरिहंत का हो, किसी का भी चलेगा। रीजन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं ना, तो उसमें नया तो कुछ होगा नहीं। जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस एग्जाम में, वही क्वेश्चंस उसमें प्रिंटेड फॉर्म में होंगे। कोशिश कीजिएगा अनसॉल्व लेने का। सॉल्व भी अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नहीं देखना है। देखिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। पीटी में आंसर इसलिए नहीं देखना है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स इन किताबों में गलत दिए होते हैं। दूसरी बात, पीटी का पेपर देखकर आंसर्स इसलिए नहीं देखना है क्योंकि अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है। मैं तो यही मानकर चल रहा हूं कि अभी आपने तैयारी स्टार्ट की, तो ये ऑब्वियस है कि अभी आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
आप अभी पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो खामखामे सॉल्व करने की कोशिश भी न कीजिएगा। दूसरी बात, जो मेंस के सॉल्व पेपर्स होते हैं ना, जो बच्चे बहुत खोजते हैं कि कहीं से सॉल्व पेपर मिल जाए ताकि मैं क्वेश्चन पढ़कर आंसर भी पढ़ लूं जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए, ये काम आसान नहीं करता है। ये आपके सोचने समझने की क्षमता पर एक सीमा लगा देता है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर जब आप खुद से सोचते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है, और जब एक क्वेश्चन को पढ़कर आप रेडीमेड आंसर पढ़ लेते हैं तो आप कुछ नया नहीं सोच पाते। अब जैसे मान लीजिए कि इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, जरूरी थोड़ी है कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन अगले साल भी आ जाएगा। तो एक थॉट प्रोसेस का डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप जो सोच सकते हैं उस क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर उनका आंसर तैयार करना होता है, ऑन द स्पॉट। तो जब आपको रेडीमेड आंसर्स पढ़ने की आदत हो जाती है तो आप ऑन द स्पॉट बैठकर सोच नहीं पाएंगे, ये तय है। तो इसलिए सॉल्व्ड पेपर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। तो जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होंगे उसमें पीटी का पेपर और मेन एग्जामिनेशन का पेपर, मुख्य परीक्षा का जो पेपर है वो आपको निकालना है। पीटी का पेपर पिछले 10 सालों का आपको देखना है, केवल क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन पढ़ना है, आंसर खोजने की कोशिश भी नहीं करनी। क्वेश्चन को टाइम देंगे आप, क्वेश्चन को सम्मान देंगे आप, ये नहीं कि पढ़ा निकल गया पढ़ा निकल गया। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा है। विश्वास मानिए कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपकी नजर में जिसके के बारे में आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि ये किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, आप ये तक नहीं जज कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। तो कोई एक टेक्निकल टर्म होगा और उसके बारे में आपसे पूछा गया होगा, उन केसेस में आप गूगल यूज कर सकते हैं। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन। तो पिछले 10 साल के पेपर्स आपको देखने हैं पीटी में, केवल क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, आंसर खोजने की कोशिश नहीं करनी। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो बगल में लिखते जाइए, ये ज्योग्राफी से पूछा गया है, ये हिस्ट्री से पूछा गया है, ये पॉलिटी से पूछा गया है, ये इकोनॉमी से पूछा गया है। तो एक ओवरऑल आइडिया लगता रहेगा आपको कि पेपर किस तरह के आ रहे हैं, क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, और किन किन सब्जेक्ट्स को यूपीएससी कितना भाव दे रही है, किन किन सब्जेक्ट्स को यूपीएससी कितना भाव दे रही है, तो ये भी आपको पता चलता रहेगा। जो पिछले 10 साल के पेपर हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है, ये टाइम टेकिंग काम होता है। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में 100 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं 2 घंटे में, और आप गोला भी बना लेते हैं, लेकिन जब आप घर पर इसी चीज को पढ़ेंगे ना तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार ऐसा होगा कि एक रीडिंग में आप निकल गए, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपने पढ़ा क्या, आप फिर से पढ़ेंगे। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम देना है इसको। फिर जो मेन एग्जामिनेशन का पेपर है वो 2013 से लेकर अब तक का आप देखेंगे, उसके पहले का नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। जीएस में पेपर 4 हो गए थे ऐसे को हटा के। तो जो नया पैटर्न है आपको बस वही फॉलो करना है, पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। तो 2013 से आप पेपर देखेंगे,
इसमें भी सिर्फ आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर्स तो खोजने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप ये जज करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, क्या एक से ज्यादा सब्जेक्ट को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन ट्रेडिशनल नेचर का लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा करंट से रिलेटेड लग रहा है, ये सब आप इसमें देखेंगे। आंसर लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है उस समय। इसको भी आप 3 to 4 टाइम्स पढ़ेंगे। जब आप पीटी का पेपर पढ़ लेते हैं 3 से 4 बार, मेंस का पेपर पढ़ लेते हैं 3 से 4 बार, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब आपने सिलेबस पढ़ा तो आपको पता चला कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप यूपीएससी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं ये एक बाउंड्री तैयार करते हैं, ये एक ग्राउंड तैयार करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं तो ग्राउंड के भीतर खेल रहे होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बॉलर जो है वो स्टेडियम के बाहर से दौड़ता हुआ आता है सीढ़ियों से और फिर बॉल फेंकता है। इस एग्जाम में भी वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लूज टोपी से कोई भी क्वेश्चन निकाल कर डाल दिया जाता है। आप अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को थरली फॉलो करते हैं, गंभीरता से उसको फॉलो करते हैं, तो आपको ना एक फिक्स पैटर्न दिखेगा। जैसे हम भी जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, उस लेक्चर के 2 आधार होते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। हम इन 2 चीजों को कंबाइन करके ही पढ़ाते हैं। तो एक दायरा तैयार हो जाता है कि हमें इसी दायरे में रहकर तैयारी करनी है, हमें ये चीजें पढ़नी है। देखिए इस एग्जाम को निकालने के लिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना नहीं है। नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे बैठ के अपना। अब जैसे मान लीजिए कि पिछले 10 साल 12 साल में जिस टॉपिक, जिस एरिया को यूपीएससी छूती तक नहीं है, हम उस एरिया में अगर अपना टाइम लगाते हैं और 2 दिन 4 दिन भी वेस्ट कर देते हैं तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो समय और ऊर्जा दोनों की ये बर्बादी है। तो आपकी स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ये बताइए टीचर कैसे बताएगा कि कैसे आते हैं? क्या कोई सेंटेंस है जो डिफाइन करता हो कि करंट अफेयर्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? नहीं ना। तो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखकर, है ना। और वो काम आपको खुद से करना है, आपके बिहाफ पर कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद से करना है। ये देखना है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स किस तरह के आ रहे हैं और समय के साथ किस किस तरह का परिवर्तन पेपर में देखा जा रहा है। तो ये आपको खुद से पढ़कर तय करना है। अब देखिए, जब आप पीटी का पेपर भी देख लेंगे, मेन एग्जामिनेशन का पेपर भी देख लेंगे, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि पेपर का नेचर क्या है, क्वेश्चन किस तरह के आ रही है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पढ़ते समय हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है, किन किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर पहले ऐसा ना करें कि पीटी की तैयारी कर लें और फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करें। ऐसा नहीं होता है।
प्री और मेन दोनों ही एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ होती है। हाँ, बस ये है कि दोनों ही एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग होती है। दोनों ही एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग होती है। पीटी कैसे निकलता है? पीटी निकालने के लिए एग्जॉस्टिव रीडिंग की जरूरत पड़ती है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मार्क करना और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। यह प्रैक्टिस के लिए होता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस रीडिंग के बाद। तो पीटी निकालने के लिए एग्जॉस्टिव रीडिंग की जरूरत पड़ती है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। आमतौर पर बच्चा क्या करता है? वो रटता है, मगअप करता है। कोई एक सेंटेंस, कोई एक तथ्य उसे मिला, उसके बाद वो उसे मन में कई बार दोहराता है, ये सोचकर कि उसको याद रहेगा, फिर भी भूल जाता है। देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे कुछ भी, आपको ऐसा फील होगा कि आप भूल गए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप भूल गए। ये नॉर्मल है। अगर आप पढ़कर कुछ नहीं भूल रहे हैं तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल है, ये असामान्य है। तब आप में दैवीय शक्तियां है ना। अगर पढ़ के भूल रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है तब आप सामान्य हैं, आप नॉर्मल हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर पढ़ के कुछ नहीं भूल रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। फिर आप पे रिसर्च होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। वास्तव में आप भूलते नहीं। आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होता है। तो पीटी जो है वो रिकॉग्निशन टेस्ट होता है। रिकॉग्निशन टेस्ट का मतलब होता है कि आपको आंसर लिखना नहीं है, आपको आंसर पहचानना है। आपको आंसर लिखना नहीं है, आपको आंसर पहचानना है। रिकॉग्निशन टेस्ट का ये मतलब होता है। तो जब भी एक क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प होंगे या 5 विकल्प होंगे तो वो रिकॉग्निशन टेस्ट ही कहलाएगा। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी मेले में, किसी पार्टी में या किसी गेट टुगेदर में, गैदरिंग में किसी व्यक्ति से मिलते हैं। 2 मिनट 3 मिनट उससे आप बात करते हैं, उसके बाद व्यक्ति अपने घर, आप अपने घर। फिर 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद वो व्यक्ति आपको दोबारा कहीं मिलता है। तब आप उसको देखकर अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि इसको कहीं तो देखा है। तब तक वहां मैं पहुंचता हूं और मैं आपको 4 विकल्प देता हूं कि इसको यहां देखा था, यहां देखा था, यहां देखा था, यहां देखा था। जैसे ही आपको 4 विकल्प मिलेंगे ना, आप तुरंत से पहचान जाएंगे कि इस व्यक्ति को कहां देखा था, है ना। पीटी ऐसा होता है। जो 4 ऑप्शन होते हैं जिसके कारण पीटी मल्टीपल चॉइस पेपर बन जाता है, वो रिकॉग्निशन टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक है। आपको आंसर लिखना थोड़े है, आपको आंसर पहचानना है। तो फिर इसमें मगअप करने की जरूरत, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आप जब रटते हैं तो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है, टाइम और एनर्जी दोनों लगती है आप जब रटते हैं। तो रटना नहीं है। किसी भी चीज को पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। आप जितनी रीडिंग लगा सकते हैं एकदम सीरियसली उतनी रीडिंग लगाइए। जब पेपर आपके हाथ में आएगा, क्वेश्चन के नीचे आप जैसे विकल्प देखेंगे, सही उत्तर क्लिक करिएगा। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब आप लोग टेस्ट वेस्ट देते होंगे, क्वेश्चन पढ़ के जो पहला विकल्प आपके दिमाग में कौंधता है
वो 99% सही आंसर होता है। आप जहां जोर लगाना चालू करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, और आप फिर अलग अलग दिशाओं में सोचना चालू करते हैं, तो फिर दिमाग में खिचड़ी बनने लगता है और फिर आप आंसर गलत करके आते हैं। तो जब हम लोग क्लासेस आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको इंटेलिजेंट गेस मारना भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर न भी आता हो तब भी हम सही उत्तर कैसे निकाल लेंगे। तो ये रिकॉग्निशन टेस्ट में संभव है, पॉसिबल है। देखिए कई बार आंसर जो है तब निकलता है जब आपको उत्तर आता है, कई बार आंसर तब निकलता है जब आपको उत्तर नहीं पता है लेकिन यह पता है कि गलत क्या है। तो ऐसे जो पेपर्स होते हैं उसमें आंसर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। हर एक सीरियस स्टूडेंट 100 क्वेश्चन में लगभग 40 के आसपास कर लेता है। हर सीरियस स्टूडेंट लगभग 40 के आसपास कर लेता है। तो 37 से लेकर 40, 35 से लेकर 40 ये लिमिट होता है। उसके बाद क्या काम करता है पता है? इंटेलिजेंट गेस। आपको अगर ऐसा लगता है कि जिसने पीटी निकाला वो आपसे ज्यादा जानता है तो ये आपकी गलत फहमी है। जिसने पीटी निकाला उसका गेस वर्क जो है वो आपसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हर एक सीरियस स्टूडेंट 40 क्वेश्चन आते आते फंस जाता है। सिलेक्शन के लिए 5-7 और एक्स्ट्रा करने होते, वही 5-7 एक्स्ट्रा जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं, और वो हमें सीखना है कि हम उसको कैसे दुरुस्त करें, कैसे ठीक करें। देखिए आप कभी भी ध्यान में रखिएगा कि अगर 100 क्वेश्चन में से आपने 50 सही सही कर दिया तो सिलेक्शन पीटी में होना ही होना है, प्रोवाइडेड सीसेट पार लग जाए। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि यू कैन अफोर्ड टू स्किप 50 क्वेश्चन, मतलब कि 50 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन ही तो है, नहीं भी आते हैं तो काम चलेगा। दूसरी बात, मेन एग्जामिनेशन में 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है केवल एक लड़के ने 50% क्रॉस किया है जीएस में, केवल एक बच्चे ने आज तक। तो आप ये समझ लीजिए कि टॉपर्स भी 45%, 46% जाते जाते सैचुरेट हो जाते हैं मेन में। पीटी में तो केवल क्वालिफाई ही करना है। तो हमें करना क्या है कि जो सोर्सेज हैं जिससे हम तैयारी करते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं, उनको कम रखना है। अगर आप 10 किताब को एक एक बार पढ़ते हैं इससे फायदा कम होता है, लेकिन एक अच्छी किताब को अगर आप 10 बार पढ़ते हैं तो इससे फायदा ज्यादा होता है। तो सोर्सेज कम रखने हैं, लाइब्रेरी नहीं खोलना है कि बाद में फोटो खींच के दिखाएं कि हमने इतना पढ़ा था, वो काम नहीं करता है। कम किताबें लीजिए, ये नहीं कि हर दूसरे चौथे दिन एक बार बुक स्टोर गए, जिन जिन किताबों का कवर अच्छा लगा वो किताब उठाकर लाए, जिन जिन किताबों का इंडेक्स अच्छा लगा वो भी किताब उठा लाए। ज्यादा किताबें आसपास रहेंगी तो उससे प्रेशर बढ़ता है कि यार ये भी नहीं पढ़ा अभी तक, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी खरीद के रखा हुआ है, इसको भी पढ़ना है। नहीं, कम किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, कई कई बार पढ़िए, ये काम करेगा। अब देखिए जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आते हैं कहते हैं कि सर मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं? अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कुछ तो लिखा होगा जीवन में कभी ना कभी। 10th बिना लिखे तो पास किए नहीं होंगे, 12th में भी कुछ लिखा ही होगा, और ग्रेजुएशन में भी आम इमली कुछ तो लिखा होगा।
तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं, ये समझ से परे है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंटेंट आपके पास है, तो 2 मिनट सोचेंगे तो आप कुछ ना कुछ लिख जरूर पाएंगे। कई ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं, जैसे कि आज क्लास स्टार्ट हुई, कल दूसरे दिन की क्लास होगी, कल की क्लास के बाद वो आएंगे और मुझसे कहेंगे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं ना, उससे मेंस के क्वेश्चन हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलने और चलने में थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता है? जो सब्जेक्ट आज ही स्टार्ट हुआ है, कल उसकी दूसरी क्लास होगी, आप तीसरे दिन से आंसर कैसे लिखने लगेंगे? कुछ तो कंटेंट चाहिए होगा। जब आप लोगों को आंसर राइटिंग के बारे में मैं बताऊंगा, हालांकि आंसर राइटिंग की क्लास अलग से भी चलती है इंस्टीट्यूट में, लेकिन जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। एक कंटेंट, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा प्रेजेंटेशन। आप सुन के दंग रह जाएंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस बेसिस पर मिल रहा है? प्रेजेंटेशन पे। आपको एग्जामिनर को बाध्य करना होगा कि तुम पढ़ो, मैं जो चाहता हूं तुम उसको पढ़ो, और उसके लिए आपके आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि आप गलत लिख के चले आइए, आंसर सही होना चाहिए, जो पूछा गया है उसी का आंसर होना चाहिए, फिल्मी स्टोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन पर काम करना होगा। आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा, नवाचारी बनना पड़ेगा। बिना डायग्राम के, बिना फ्लो चार्ट के, बिना सर्कल के, ट्रायंगल के अगर आप आंसर लिख कर आते हैं तो आप एग्जामिनर से एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि वो आपका आंसर पढ़ेगा। आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप हैं। आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सगे संबंधियों के लिए इंपॉर्टेंट है, नियर एंड डियर वंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एग्जामिनर के लिए आप कौन है? कोई नहीं। आप एक और एस्पिरेंट हैं बस। तो एक्स वाई जेड से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर के लिए एक्स वाई जेड सब समान है। तो आपको बाध्य करना होगा, एग्जामिनर को कंपेल करना होगा कि तुम मेरे आंसर से देखो, पूरा नहीं भी पढ़ो तो तुम देखो कि मैंने क्या लिखा है। तो प्रेजेंटेशन पर काम करना होगा। जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जिसका कंटेंट आपके दिमाग में है, उसको कॉपी पर कैसे उतारना है, इस पर आपको सोचना होगा। और ये मार्क्स फेच करेगा, ये आपको अंक दिलाएगा, और यही डिफरेंस क्रिएट करेगा मेन एग्जामिनेशन। तो मेंस में राइटिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन राइटिंग के साथ प्रेजेंटेशन पे आपको काम करना है। अब देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लेते हैं तो उसके बाद हम पूरे सिलेबस को कुछ टॉपिक्स में तोड़ते हैं। देखिए, ये जो पूरे का पूरा खेल है, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, ये कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ, आपका मोटिवेशन नीचे आया, आप रेस से बाहर। रीजन क्या है? आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके माता पिता और जो परिवार में बहुत घनिष्ठ सदस्य हैं वो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके अलावा आपके टीचर्स चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी दुनिया की पूरी ताकत, मतलब दुनिया के जितने भी अलग अलग लोग हैं, वो सब आपके विरुद्ध खड़े होते हैं। कोई नहीं चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूर दूर के जो सगे संबंधी हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। यहां तक कि साथ में तैयारी करने वाले जो दोस्त होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, बस मुंह पर बोलते हैं कि हम दोस्त तुमको एसडीएम के रूप में देखना चाहते हैं, हम तुमको डीएसपी के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप सोच के देखिए, इतने से लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और इतने से लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। वो जो फोन करके पूछते हैं ना, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो बस सुनना चाहते हैं कि ना नहीं हुआ।
इस बार भी नहीं हुआ, तो उनको ना अंदर से संतुष्टि होती है। तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं, जो आपको बताएंगे कि यार कहाँ तुम फंस गए हो, बहुत टफ है यार, नहीं निकलता है, एसएससी की तैयारी करो, रिजल्ट हो जाएगा, सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे, कमाना चालू कर दोगे। तो ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो अपना कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ाना है। और कैसे बढ़ेगा? जब आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की ओर, अपने ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ेंगे? हम एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर करके उसको साइड करते जाएंगे। हम ये क्यों सोचें कि बाप रे सिलेबस इतना बड़ा है। हम एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर करके उसको साइड करते जाएंगे। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल खुद ही बढ़ता जाएगा कि बस इतने सब्जेक्ट और बचे हैं, बस इतने सब्जेक्ट और बचे हैं। तो जो रिलेटेड सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको एक साथ रखेंगे। तो जैसे देखिए, पूरे सिलेबस में एक है इकोनॉमिक्स, एक है इकोनॉमिक्स, दूसरा है हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, तीसरा है ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके अलावा जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक। इसके अलावा एथिक्स, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, और फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। अब देखिए, पूरे सिलेबस को हमने 11 हिस्सों में तोड़ लिया। अब ये पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ये भी पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ये भी पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ये भी पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ये भी पीटी और मेंस दोनों के लिए है। जनरल साइंस पीटी में ज्यादा आता है, मेंस में नहीं आता है। लेकिन साइंस एंड टेक जो है उसमें मेंस और पीटी दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं। एथिक्स जो है वो केवल मेंस के लिए है, आईआर मेनली मेंस के लिए है, लेकिन कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन जो है पीटी में भी आ जाते हैं। करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पीटी में आईआर के आ जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस के लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी मेंस के लिए है, इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस जो है वो मेंस के लिए है, लेकिन कई बार पीटी में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर्स पीटी और मेंस दोनों के लिए। अब हम यहां पर करते क्या हैं कि जो टॉपिक्स एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए है उनको हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। क्लास हम करते हैं,
लेकिन जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए सब्जेक्ट हैं उनको हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, और जो प्री कम मेंस के लिए हैं उनको हम पहले हैंडल करते हैं। तो अब जैसे जैसे आप एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर करके साइड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि आप अपने गोल, आप अपने ऑब्जेक्टिव के और पास पहुंच रहे हैं, और इससे फायदा होगा। आपको लगेगा कि बस इतने सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, लेकिन ध्यान रहे रिवीजन साथ में करते रहना है। अब देखिए, पढ़ेंगे कैसे घर पे? करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। आप जो भी सोर्स बनाएंगे डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आप इकट्ठा नहीं करेंगे। हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो न्यूज़पेपर्स के लिमिटेशंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप कोई भी अच्छी मैगजीन उठाकर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर्स में भी हेडलाइंस कम से कम देखते रहिएगा, ताकि कुछ भी नया हो तो वो छूट ना जाए, वो आपकी नजर में रहे। तो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर करना है। उसके लिए आप एक फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड कर लेंगे कि इतना समय आपको करंट अफेयर्स में देना ही देना है। दूसरी बात, जो भी सब्जेक्ट क्लास में चल रहा होगा उसको घर जाकर रिवाइज करना है। उसके लिए भी आप एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि इतना टाइम आप देंगे ही देंगे। तो ये दो चीजें हो गई ऑप्शनल। अगर आपका डिसाइडेड है, आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रही हैं, तो आपको उस पर भी काम करना होगा डेली बेसिस पर। आपको डिसाइड करना होगा कि ऑप्शनल के लिए आप हर दिन इतना समय देंगे। ये तीन चीजें तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स के लिस्ट मैंने बनाए, उसमें से भी तो कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, तो उस सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकालना है। देखिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, घर पर उसको रिवाइज करने के लिए आपको हार्डली आधे घंटे से पौन घंटे का टाइम चाहिए होगा, 45 मिनट मैक्सिमम। जो ऑप्शनल अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो घर जाके उसको रिवाइज करने में फिर से वही 45 मिनट का टाइम लगेगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको टाइम डिसाइड करना है, और जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं अलग से, उसके लिए आपको टाइम डिसाइड करना है। तो जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि हम पहले जनरल साइंस खत्म करेंगे और साइंस एंड टेक खत्म करेंगे, तो पहले उसको पूरा खत्म कीजिए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच कीजिएगा। इंटेलेक्चुअल स्क्विरल नहीं बनना है। गिलहरी आपने देखी होगी, गिलहरी कोई भी फल खाती है तो पूरा नहीं खाती, कुतर के छोड़ देती है। आपको कुतरना नहीं है, सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो सब्जेक्ट कंप्लीट भी नहीं होगा, और आपके कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने में उसका कोई योगदान नहीं रह जाएगा। तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करना है, और बीच बीच में समय निकाल के जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उनको फिर से रिवाइज करना है। तो ये जरूरी है, ताकि सब्जेक्ट के साथ जो टच है वो बना रहे, टच बिल्कुल छूट ना जाए। अब देखिए, करंट क्लास में जो जीएस का सब्जेक्ट चल रहा है वो ऑप्शनल, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो आप खुद से तैयार कर रहे हैं वो। हर सब्जेक्ट के लिए
टीचर से बस इतना पूछ लेना है कि सर आपके नोट्स के अलावा मुझे और क्या पढ़ना है। तो कुछ सब्जेक्ट में टीचर्स जो हैं वो एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं, कुछ सब्जेक्ट में टीचर्स कोई स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड कर देते हैं। इससे ज्यादा सोर्सेज नहीं क्रिएट करने। इंटरनेट का प्रयोग भी उतना करना है जितने से काम चले। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है किताब पढ़कर, तो YouTube पर उससे रिलेटेड कोई वीडियो देख लिया, या फिर नेट पर सर्च करके उससे रिलेटेड कोई दूसरा कंटेंट पढ़ लिया। अदरवाइज खाम में इंटरनेट यूज नहीं करते रहना है। तो कम सोर्सेज रखिए, और जितनी ज्यादा बार आप उसको पढ़ सकते हैं उतनी ज्यादा बार आप पढ़िए। अब देखिए, जब भी आप पढ़ रहे होते, अगर किताब पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि या तो किताब को अंडरलाइन करें, और नहीं तो उससे एकदम संक्षिप्त में, शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं। क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो पूरी किताब फिर से नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो अंडरलाइंड वाला हिस्सा है, आप रिवीजन के समय केवल वही पढ़ते हैं। तो इससे आपका समय बच जाता है, इससे आपका समय बच जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सिविल सर्विसेज इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये जीवन का अंत नहीं है, ये एक शुरुआत हो सकती है, ये जीवन का अंत नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हम ही जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अपने टाइम में हम लोगों ने भी इंटरव्यू दिया, किसी ना किसी कारण से नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा थोड़े है कि बर्बाद हो गए, रोड पर आ गए, नहीं ना। रीजन क्या है? तैयारी हमने ईमानदारी से की थी। अब जो मैंने आपको बताया वो लक वाला फैक्टर, वो काम करता है ना। तो कोई 4 नंबर से, कोई 5 नंबर से मेरिट से बाहर हो जाता है। कोई एक सब्जेक्ट खराब हो गया एग्जाम में, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो हम भी अगर मान लीजिए कि अंततः सिविल सर्वेंट नहीं भी बन पाए, तब भी जीवन में कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो आप भी अगर ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे जीवन में, आप ये मान कर चलिए। तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना है। इलाहाबाद में मैं देख रहा हूं कि बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। इससे बचना है, इससे बचना है। देखिए, जीवन बहुत कीमती है। सिविल सर्विसेज उस जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो प्रेशर इतना नहीं लेना है कि माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर निकल जाना है ना। कोई भी चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। पढ़ते पढ़ते अगर मन ना लगे, गाने सुनिए, हो सके तो मूवी देखकर चले आइए। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सोशली आइसोलेट हो जाना है। कुछ नहीं तो वेब सीरीज देख लीजिए, खाकी टाइप, है ना। अमित लोढ़ा पे वो बनी है ना अभी। या फिर अगर वेब सीरीज देखना है तो रंगबाज टाइप देख लीजिए, मूवी देख लीजिए गंगा जल टाइप। मोटिवेशन खुद ही बढ़ जाएगा, और फिर से महीने 1.5 महीने एकदम जोश में पढ़ाई होगी। फिर जब जोश थोड़ा ठंडा होने लगे, फिर ऐसा कुछ कर लीजिए। तो चेंज होना चाहिए, लाइफ मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि फॉर अ चेंज किसी दिन बैठे 10 दोस्तों के साथ दारू वारू पी के फिट हो गए, सब नहीं करना है ना। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ करना है, ठीक है, नशा नहीं करना है। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करेंगे। सुबह पढ़ेंगे कि शाम को पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे कि दोपहर में, ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। कुछ बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है। कुछ बच्चे हैं हिंदी मीडियम के जरूर, लेकिन वो द हिंदू पढ़ लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा
कि अगर 2025 में या उसके बाद पेपर देना है तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी अपने नोट्स बनाइए, वो ज्यादा फायदा करते हैं। इन न्यूज़पेपर्स की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना है, इनकी विचारधारा को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूज़पेपर थोड़े एंटी गवर्नमेंट रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। आपको सिस्टम में प्रवेश करना है, घुसना है, आप क्रांति करके प्रवेश नहीं कर सकते। तो आपको विचारधारा के आधार पर बिल्कुल तटस्थ रहना है, निष्पक्ष रहना है। तो इन न्यूज़पेपर्स की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस केस में आप एक मोटी सी नोटबुक, थिक नोटबुक आप अपनी तैयार करेंगे, जिसको अलग अलग सेक्शन में आप बांटेंगे। एक सेक्शन होगा जनरल न्यूज का, दूसरा होगा मार्केट एंड इकोनॉमी का, तीसरा सेक्शन होगा साइंस एंड टेक का, चौथा सेक्शन होगा पीपल इन न्यूज, पांचवा सेक्शन होगा प्लेसेस इन न्यूज, छठा सेक्शन होगा अवार्ड्स, सातवां सेक्शन होगा बुक्स एंड ऑथर्स, और आठवां सेक्शन होगा स्पोर्ट्स का। करंट में क्वेश्चंस इससे बाहर से नहीं आते, क्योंकि ये जो जनरल न्यूज वाला सेक्शन है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो अब जैसे मान लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ, गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला, ये सब न्यूज जो है रिलेटेड आप इसमें लिखेंगे। कोई मेजर इवेंट हुआ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कहां ऑर्गेनाइज हुआ, कौन विनर रहा, ये सब आप इसमें लिखेंगे। किसी बड़े ऑथर की कोई नई किताब आई या फिर कोई किताब जो कि कंट्रोवर्सी में चली गई, उससे रिलेटेड कोई न्यूज है तो आप यहां पर उसको लिखेंगे इस सेक्शन में। बुकर प्राइज है, पुलिट्जर प्राइज है, नोबेल प्राइज है, इन सब से रिलेटेड न्यूज आप इसमें लिखेंगे अवार्ड्स वाले सेक्शन में। कोई सम्मेलन होना है, कॉन्फ्रेंस, या फिर कोई इवेंट होना है, वो किस स्थान पर होगा, वो सब आप इसमें लिखेंगे। कोई व्यक्ति अगर न्यूज में है तो आप उसके संदर्भ में यहां लिखेंगे इस सेक्शन में। हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया या फिर दुनिया में कोई नया साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, उन सब से रिलेटेड न्यूज आप यहां पर लिखेंगे साइंस एंड टेक में। गवर्नमेंट की, आरबीआई की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो आप यहां पर लिखेंगे, और जो यहां से बच जाएगा वो यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। तो न्यूज़पेपर में आप सेक्शंस बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, आप पढ़ते हैं, उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको ना स्केल से फाड़ के आप फाइल में रखते जाया कीजिए, ताकि बाद में अगर आपको पढ़ना हो तो आप एक बार खोल कर जो अंडरलाइंड वाला हिस्सा है वो देख लें। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है, तो इस दिशा में आपको काम करना होगा और बिल्कुल करना है।